इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हम वीडियो देख रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। द एडवर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको लगेगा द एडवर्ब में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले के जो पार्ट्स है वो मैं बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये चैप्टर था जो ग्रामर की, जो मैं सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ ग्रामर के बुक की, तो उसका एक चैप्टर है ये द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें ढेर सारे आपको पता ही है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब होते हैं। तो ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द एडवर्ब। ठीक है ना। द एडवर्ब के बाद हम पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक और पार्ट बनेंगे जिसमें हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन दिखाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे बुक के द्वारा। क्लियर हो गया इतनी बात। अब अगर आपको मैं इतनी बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जब 4th पार्ट देखोगे इसका, तब आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। अभी के लिए जैसे ही 4th पार्ट अपलोड हो जाएगा, जो कल अपलोड होगा, उसके तुरंत बाद मैं सभी वीडियो की, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वीडियो पे पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है ना। लेकिन अभी मैं पीडीएफ नहीं डाल पाऊँगा। मैं कल जो वीडियो बनेगी, कल के वीडियो में पीडीएफ डालूंगा। फिर वो पूरा पीडीएफ आपको हर एक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं 4 पार्ट जो हैं। अब हम इस चैप्टर पर चलते हैं और इस वीडियो पर चलते हैं। क्या लिखा है? द एडवर्ब। परिभाषा से क्या लिखा है? एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। अब देखो, हमने सुना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। सुना क्या है? होता ही है। ठीक, जिसमें से 3 हटा दो, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। बचा क्या? एडजेक्टिव। यानी कि एडवर्ब क्या है? वो एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव से पहले या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हुए उसका अर्थ परिवर्तित कर सकता है, पहला। दूसरा वर्ब तो होता ही है, नाम से क्लियर है। एडवर्ब यानी नाम से क्लियर है। वर्ब में ऐड, अर्थात जो इसका मेन काम, वैसे इसका मेन काम है वर्ब में कुछ और बात ऐड करके उसकी विशेषता बताना, वर्ब की, क्रिया की। लेकिन ये आपको बता दूं कि वर्ब की विशेषता बताने के अलावा ये एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है और खुद यानी एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्योंकि वो कनेक्टिंग वर्ड्स टाइप्स के होते हैं, तो उनको मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप ऐड कर लो। ठीक है, वो भी आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो इनको छोड़कर बाकी सबको वो मॉडिफाई करता है, यानी उसका अर्थ में क्या कहता है, अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है विशेषता बताते हुए। जैसे ही राइट्स करेक्टली। अब देखो, वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है करेक्टली। यहाँ मॉडिफाई किसको कर रहा है, मतलब विशेष बात किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। अब देखो, शी इज़ अ गुड गर्ल, इसमें आपको पता है अ गुड, ये जो गुड लिखा है ये एडजेक्टिव होता है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अब लिखा है वेरी गुड। अब बोलोगे वेरी गुड, तो ये जो वेरी आया है किसके लिए आया है? गुड के लिए आया है। यानी कि गुड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। ध्यान दो, गर्ल नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड, और गुड की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। यानी कि आप देख सकते हो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। इसीलिए इसको लिखा गया है ब्रैकेट में, मॉडिफाइज एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है इतना? आगे चलते हैं। प्रथम वाक्य में करेक्टली शब्द क्रिया राइट की तथा वर्ब शब्द गलती हो गया, वेरी शब्द एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहे हैं। अतः करेक्टली और वेरी दोनों एडवर्ब है। एक बात आपको बताऊं, नॉर्मली एल वाई से, ठीक है, एल अगर कोई एडजेक्टिव है उसमें हम अगर नॉर्मली एल वाई जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे गुड आपने सुना होगा, लेकिन गुडली नहीं सुना होगा, है ना। तो नॉर्मली यही रूल है, आपको देखोगे 50 to 60% ऐसे आपको एडवर्ब मिल जाएंगे जिसमें लास्ट में एडजेक्टिव के साथ हमने क्या जोड़ दिया? एल वाई। लेकिन कुछ अलग भी होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और वेरी, जो VERY लिखा है, वेरी एडवर्ब ही होता है। ठीक है, कहीं भी अगर वेरी यूज हो रहा है तो आप समझ जाओ वो क्या है? एडवर्ब है। अब लिखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। अर्थ के आधार पर, ध्यान देना, अर्थ के आधार पर, अभी हम अर्थ के आधार पर चलना है। ठीक है, अर्थ के आधार पर एडवर्ब के निम्नलिखित भेद हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, नाम से क्लियर है,
वो एडवर्ब जो समय के समय को बताए, समय के हिसाब से वो परिवर्तन कर दे, या तो एडजेक्टिव में या वर्ब में। जैसे यह बताता है कि कार्य कब हुआ, अर्थात समय का बोध कराता है। नॉर्मली आपको इतना पता ही है, एडवर्ब क्रिया मेन काम एडवर्ब का क्या है, क्रिया का, क्योंकि क्रिया के की विशेषता बताता है, लेकिन साथ में वो कभी कभी एडजेक्टिव की बता सकता है, कभी कभी खुद यानी एडवर्ब की भी बता सकता है। अब यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, ऑलवेज, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑफन, इसको ऑफ्टन भी कई लोग बोलते हैं, ऑफन, रेयरली, वीकली, सेल्डम आदि एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। ये बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई है, यानी कि क्रिया नॉर्मली एक सिंपल क्रिया हुई है, ये वर्ब हो गया, लेकिन क्रिया कब हुई, यानी कि क्रिया के बारे में कुछ अलग बात बताई जा रही है, कुछ अलग से इसको वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, और उसी शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे वी शैल नाउ बिगिन अ वर्क, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वी शैल बिगिन अ वर्क, हमें काम शुरू करना, हम मतलब हम काम शुरू करेंगे, ये हो गया आपका नॉर्मल हिंदी। अब इसमें लिखा है नाउ, यानी अभी हम काम शुरू करेंगे, यानी किसकी विशेषता बता रहा है, काम की, कि वो अभी होगा, ठीक है, कभी बाद में नहीं होगा, वो अभी होगा, तो ये समय बता रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आता है, तो यहाँ जो कम्स आया है, कम्स की विशेषता क्या है कि वो रोज आता है, ठीक है। तो जो डेली आया है वो किसके लिए आया है, ही के लिए नहीं आया है, ना ही हियर के लिए आया है, वो आया है कम्स के लिए, यानी वर्ब के लिए। बाकी ऐसे भी एग्जाम्पल दो और हैं, इसमें देख लीजिएगा। अब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कोई काम कितनी बार होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, हमेशा होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी होता है, ठीक, प्रायः होता है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। यह दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ, जैसे वंस एक बार हुआ, ट्वाइस दो बार हुआ, ऑफन मतलब प्रायः, मतलब हमेशा होता रहता है, लगभग, सेल्डम कभी कभी मतलब हमेशा, सेल्डम मतलब इसे कभी कभी, अगेन मतलब कि दोबारा, ये भी फ्रिक्वेंसी बता रहा है, ऑलवेज हमेशा, एंड फ्रिक्वेंटली, ध्यान दो फ्रिक्वेंटली लिखा है, फ्रिक्वेंटली जैसे शब्द फ्रिक्वेंसी दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें दो बार बताया, कोई काम था जो मैंने तुम्हें दो बार बताया, तो जो काम कितनी बार हुआ, दो बार, वो बताने का काम कितनी बार, दो बार। ही ऑफन कम्स हियर, वो प्रायः यहाँ आता है, ठीक है, मतलब वो आता रहता है, जैसे आज आया है, हो सकता है कल ना आए, लेकिन मतलब वो प्रायः अगर एक महीने में कम से कम 20-25 दिन वो आता है, तो हम ऑफन बोल सकते हैं। ही सेल्डम स्माइल, वो कभी कभी मुस्कुराता है। थोड़ा मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, क्या लिखा है, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो वो जो सच बोलने की क्रिया है वो हमेशा हो रही है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि वो हमेशा हो रही है। तो अगर आपको कभी दोबारा ऑलवेज, ऑफन, ट्वाइस, सेल्डम, अगेन ये सब मिल जाए और ये वर्ब के साथ मिल जाए, तो आप समझ जाओ ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड हो सकता है एक से ज़्यादा काम करे, ठीक। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह कार्य के होने का स्थान दर्शाता है, मतलब ये काम कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, उधर हुआ है, बाहर हुआ है, अंदर हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब ये बताता है कि वो जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाने वाले शब्द जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, हर जगह बोलते हैं ना, अप ऊपर, डाउन नीचे, फॉरवर्ड मतलब सामने हुआ है, बैकवर्ड मतलब पीछे हुआ है, इन मतलब अंदर हुआ है, आउट मतलब बाहर हुआ है। जैसे कम हियर, अंदर आओ, तो आने की क्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ, यहाँ आओ, ठीक है, मैं गलती से अंदर आओ बोल दिया। गो देयर, वहाँ जाओ, तो जाने की क्रिया कहाँ हो रही है, वहाँ। माई सिस्टर इज़ आउट, मेरी बहन बाहर है, या आउट मतलब जो क्रिकेट में होता है कि आउट हो गई, वो एक होता है बाहर, आउट मतलब बाहर होता है। और यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ पे क्रिया क्या है, तो यहाँ क्रिया इज की रूप में देखा जा रहा है, ठीक। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा, उसने कहाँ देखा, ऊपर देखा, तो देखने की क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर। तो वो कोई भी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषता, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब यानी खुद की विशेषता वो बता सकता है, यानी दो भाई से आपने कभी कभी न कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा, वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी बिग, आपने ये सब वर्ड सुने होंगे।
तो जो दो वेरी आए हैं, एक वेरी खुद एडवर्ब है, जो दूसरा वेरी आया है वो उस एडवर्ब का एडवर्ब है, ठीक है ना, यानी जैसे बोलते हैं डबल रोल, वैसे ही, ठीक। लेकिन और वर्ड होता है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब मैनर की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। पहला हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो जो क्रिया है वो कब हुआ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो क्रिया है वो कितनी बार हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब वो जो क्रिया है वो कहाँ हुआ या कहाँ होता है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो क्रिया है वो कैसे हुआ, तेजी से हुआ, धीमे से हुआ, चालाकी से हुआ, मूर्खता से हुआ, गड़बड़ी में हुआ, जल्दी में हुआ। समझ में आ रहा है। तो ऐसे को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं बार बार पास्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये फ्यूचर प्रेजेंट कहीं भी यूज हो सकता है। लिखा यह कार्य को करने का ढंग दर्शाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे क्लियरली, बड़े साफ साफ हो गया। ब्रेवली, बहुत ही बहादुरता से। नियरली, बहुत पास से। साउंडली, बड़े ही आराम से। साउंडली मतलब होता है बहुत ही आराम से या बहुत प्यार से। क्वाइटली, बड़े शांत से। स्लोली, बड़े धीरे से। बैडली मतलब बहुत बुरे तरीके से। जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द मैन वर्क्स हार्ड, आदमी कठिन परिश्रम करता है। तो जो काम करता है वो कैसा करता है, ध्यान दो। ये हम सिंपल, हमें क्या पूछना है, हमें क्रिया यानी वर्ब से कैसा पूछना है। तो हमें जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। फिर से आपको एक और रिकैप बता दे रहा हूँ। देखो, जब हम एडवर्ब से यानी जब क्रिया से ये पूछते हैं कि वो क्रिया कहाँ हुआ है, तो जो जवाब मिलता है या क्रिया कहाँ होने वाला है या क्रिया कहाँ होता है, तो आपको जो उस सेंटेंस में जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जो क्रिया है वो कितनी बार हुआ है या कितनी बार होता है वो आपको बताएगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। आपको पहले ढूंढना है क्रिया। अगर आपका एडवर्ब ढूंढना है तो वो सिंपल है, आप पहले क्रिया ढूंढो और क्रिया से आप ये सब क्वेश्चन पूछो जब मैं पूछ रहा हूँ, आपको तुरंत पता चल जाए कि ये कि एडवर्ब कहाँ पर है और वो कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये आपको पूछना है कि वो क्रिया कहाँ पे होता है उस सेंटेंस के हिसाब से, तो आपका आंसर मिल जाएगा कम हियर। क्रिया कहाँ हो रहा है, हियर, यहाँ हो रहा है, तो हियर वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बहुत सिंपल है। वैसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो क्रिया है वो कैसा होता है या कैसा हुआ है। ही स्लेप्ट साउंडली, बहुत ही वो शांति से सोया है या बहुत गहरी नींद में वो सोया है। तो सोया कैसे है, गहरी नींद में, ठीक है। ऐसे बाकी 3 एग्जाम्पल भी आप देखिएगा। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्रिया है वो कितनी मात्रा में हुआ है। कुछ मात्रा में हुआ है, ज़्यादा मात्रा में हुआ है, बहुत मात्रा में हुआ है ना, बहुत कम मात्रा में हुआ है। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने क्वांटिटी वर्ड सुना होगा प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा अलग है, ज़रूर थोड़ा डिफरेंस रखिएगा। एडवर्ब यह दर्शाते हैं कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। कार्य की मात्रा दर्शाने के लिए हम टू यानी बहुत, एनी मतलब कुछ, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, फुल्ली मतलब पूरे तरीके से, वेरी मतलब बहुत, इनफ मतलब भी पर्याप्त होता है, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। केयरलेस मतलब गैर जिम्मेदार। तो देखो टू केयरलेस। अब यहाँ देखो केयरलेस मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, टू, TOO। यू आर सो ग्लैड, आप बहुत खुश हो, है ना, तो ग्लैड वर्ब है, वर्ब विशेषता कौन बता रहा है, सो, ठीक। क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरी नहीं है कि वर्ब की ही विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है वो। जैसा आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा, मोहन इज एज टॉल एज राम, ठीक है। टॉल लंबा, ये लंबा, ये क्या है, किसी भी नाउन, वो नाउन कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपने पढ़ा, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपने पढ़ा था ना अभी पिछले वीडियो में, जहाँ आपने जाना था कि नाउन या प्रोनाउन की अवस्था कैसी है, वो स्थिति उसकी कैसी है, मतलब वो कैसा दिखता है, उसका गुण क्या है। तो राम का गुण क्या है, टॉल, लंबा, यानी जो टॉल वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। अब देखो लिखा है मोहन इज एज टॉल एज राम। तो जो एज 2 बार आया है, ये किसके लिए आया, राम के लिए नहीं आया है, टॉल के लिए आया है, ठीक है। अगर टॉल नहीं होता तो राम से कोई मतलब ही नहीं उसका, एज का। तो एज किसके लिए आया, टॉल, और टॉल क्या है, एडजेक्टिव। जो मैंने आपको बताया था अभी कि जरूरी नहीं कि वर्ब के लिए ही एडवर्ब आए, वो एडजेक्टिव के लिए भी आ सकता है।
चौथा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण, कि भाई ये क्यों हुआ, ये जो क्रिया हुआ है वो क्यों हुआ, ठीक है, इसका कारण क्या है। तो वही लिखा है इसका परिभाषा भी, ये एडवर्ब के कार्य होने के कारण दर्शाते हैं, जैसे देयरफॉर, इसलिए, वेयरफॉर, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, वेयरफॉर किस लिए, कॉन्सिक्वेंटली, मतलब कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है भाई इसके द्वारा, लगातार कोई काम हो रहा था इसलिए ये ऐसे हो गए, इसे बोलते हैं ना कॉन्सिक्वेंटली। अरे ये अचानक एक कॉन्सिक्वेंट है, यानी एक, कि कैसे बोलते हैं उसको, मैं उसका हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो किस्मत है, ये ऐसे हो गया, तो वो अकॉर्डिंगली, किसी के द्वारा, अकॉर्डिंगली मतलब होता है किसी के द्वारा ये कारण ये हुआ है, ठीक है, या किसी के कारण, दोनों के लिए हम लगाते हैं। पहला, ही देयरफॉर लेफ्ट क्लास, और वो इसलिए, देयरफॉर का हिंदी होता है इसलिए, और इसलिए उसने क्लास छोड़ दी। तो जो लेफ्ट क्रिया है, तो क्रिया का चेष्टा क्या बताया जा रहा है कि वो जो छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है, वो बाद में हम देखेंगे किस लिए छोड़ा है, लेकिन जो यहाँ में नहीं आ रहा वो आ रहा है इसलिए। सो आई एम अनेबल टू गो देयर, इसलिए, मतलब सो मतलब भी होता है इसलिए या तो, दोनों होता है। सो का मतलब होता है इसलिए और तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मतलब मैं अनेबल हूँ जाने के लिए, ठीक। तो अनेबल, आई एम अनेबल ये एडजेक्टिव हो गया, टू गो, टू गो जाने, तो वर्ब हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सो क्या है, वो एडजेक्टिव के लिए भी आ सकता है, वर्ब के लिए भी आ सकता है। सातवां, इंटरोगेटिव एडवर्ब, नाम से ही क्लियर है, वो ध्यान दो, वो क्वेश्चन वर्ड जो क्रिया से पूछे क्वेश्चन, ध्यान दो, क्रिया से, जो क्रिया से क्वेश्चन पूछे उसको इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे जब एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब कहते हैं। या तो क्रिया से पूछे या किससे पूछे, ध्यान दो, क्रिया से पूछे या एडजेक्टिव से पूछे। जैसे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, जैसे वेयर इज ही, वह कहाँ है, ठीक है, तो बोलोगे ही इज, आप कहीं जगह बताओगे ना। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। व्हेन डिड यू गो, आप कब जाओगे, तो ये हम नॉर्मली वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। अब देखो, वेयर इज ही, अगर इसका आंसर ये हुआ ही इज हियर, ध्यान दो, अगर इसका आंसर ये हुआ ही इज हियर, तो हियर क्या है, हियर प्लेस बता रहा है किसी जगह का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो वेयर क्या है, जो इसका आंसर आएगा, ध्यान दो, हम कैसे पहचानते हैं, बहुत डीप बता रहा हूँ मैं आपको, हम कैसे पहचानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, क्या ये प्रोनाउन वाला है, एडजेक्टिव वाला है, एडवर्ब वाला। हम बस ये देखते हैं कि जो उसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। अगर उसका आंसर नाउन आ रहा है यानी कि ये प्रोनाउन वाला है, अगर इसका आंसर जो एडजेक्टिव जैसा आ रहा है तो हम समझ जाएंगे भाई ये एडजेक्टिव है। अगर इसका आंसर जो हम अभी देखने जा रहे हैं, अगर इसका आंसर कोई एडजेक्टिव आ गया, ठीक, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। फिर समझा रहा हूँ मैं, अब मैंने गलती से एडजेक्टिव वाला आपको गलत बता दिया। इंटरोगेटिव तीन प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अभी आपने एडवर्ब पढ़ा। अगर आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन जानना है तो आपको बस ये देखना होगा जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। वो दूसरा आप अभी बुक में चेक कर सकते हो, या आप जो मैंने पढ़ा था वीडियोस में ज़रूर चेक करिएगा, ये 3 क्वेश्चन आपको इंटरोगेटिव तीनों में समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, उसमें हमने क्या था विच बुक, आपने देखा होगा विच बुक, तो साथ में आ रहा था, वो नाउन के साथ आ रहा था क्वेश्चन, विच बुक, ठीक है। समझ में, मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, विच बुक, ठीक। अब देखो वेयर इज ही, वह कहाँ है, तो उसका आंसर हमें क्या आएगा, वह यहाँ है, वह वहाँ है, वह उधर है, वो इधर है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इस केस में आप ऐसे समझ जाओगे। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछना, तो मैं कभी न कभी बता दूंगा। 3 तरह के इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, उनको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप उसको समझोगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी नहीं आया तो पहले आप चेक करिएगा मेरे वीडियो या अपनी बुक में चेक करिएगा, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर कम से कम 5-6 कमेंट आ भी आ गए
5-6 कमेंट आ गए इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को लेकर, तो मैं ज़रूर इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 3 प्रकार के इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव, चाहे वो प्रोनाउन, चाहे एडवर्ब, वो तीनों अलग कैसे होते हैं। ठीक है, अभी आपको बस इतना जान दो कि इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। ये या तो इसका आंसर या तो कोई एडजेक्टिव होता है या तो कोई वर्ब होता है। ठीक है, या ये वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। 8वां, रीज़न, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब इसके बाद ये, इसे बोलते हैं ना, एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये कॉन्सिक्वेंस है। ये एक का नतीजा दूसरे पे है, दूसरा का नतीजा तीसरे पे है ना, तो एक लय बना हुआ है। मुझे एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस का हिंदी नहीं दिमाग में भी आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी, आप ढूंढ लीजिएगा। एग्जाम्पल, यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम एब्सेंट थे यस्टरडे, सो यू मिस द लेक्चर, और इसलिए तुमने लेक्चर मिस कर दिया। तो यहाँ देखो रीज़न है, कारण है ना। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, हेंस आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तीसरा, द स्कूल वॉज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ अ फेस्टिवल। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के उपलक्ष्य में या के कारण। ठीक है, तो त्यौहार के कारण स्कूल बंद था। तो यहाँ आप देखो एडवर्ब, रीज़न, पर्पस या कॉन्सिक्वेंस। अब देखो फेस्टिवल के कारण, तो जो फेस्टिवल का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि स्कूल बंद हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी सब भी इसी तरीके से है, अभी आपको समझा रहा हूँ मैं। कारण, उद्देश्य या परिणाम का भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार एडवर्ब को एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीज़न, पर्पस या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। जैसे पर्पस, कारण। ठीक, यहाँ तो जो आपने देखा वो क्या देखा कि वो अब्सेंट था, इसलिए उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने लेक्चर मिस कर दिया। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, हेंस आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ इसलिए मेरा उद्देश्य, मतलब मेरा लक्ष्य, मेरा पर्पस ये है कि मैं भाई क्लास नहीं करूँगा। ठीक, अब तीसरा क्या था, क्योंकि छुट्टी, क्योंकि त्यौहार था इसलिए छुट्टी हो गया। कॉन्सिक्वेंस, त्यौहार होने के कारण छुट्टी हो गया। ठीक है, अगर त्यौहार नहीं होता तो छुट्टी नहीं होती, तो ये कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरा वाला क्या है, ये पर्पस है कि भाई मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अटेंड नहीं कर सकता क्लास। और पहला वाला रिजल्ट था कि भाई तुमने क्लास एब्सेंट किया इसलिए तुम लेक्चर मिस कर दिए। ठीक, ये हो गया रीजन, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस। अब हम जानते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब नाम से क्लियर, आपने रिलेटिव प्रोनाउन सुना होगा, ठीक वैसा ही कुछ है। जब इंटरोगेटिव एडवर्ब जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, वाई 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं तब उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे दिस इज द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक, ये वह टाउन है, वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। द डे व्हेन, यह वह दिन है जब पीटी नेहरू वॉज बॉर्न इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। मतलब द डे व्हेन, वह दिन जब पीटी नेहरू पैदा हुए थे, वो सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे के नाम पर। वैसे चिल्ड्रंस डे कब पड़ता है ना, बाल दिवस कब पड़ता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तीसरा, आई कांट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ही लेफ्ट दिस हाउस। मुझे पता नहीं, मुझे कारण नहीं पता है, या मैं नहीं समझ सकता हूँ कारण कि उसने घर क्यों छोड़ा। अब आप देख सकते हो 2 डिफरेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं, उपवाक्य यानी आधे वाक्य, आधे वाक्य या अधूरे वाक्य बोल सकते हो। पूरा वाक्य भी हो सकता है, एक पूरा वाक्य एक अधूरा वाक्य, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अधूरे वाक्य हों। ठीक, उनको जोड़ता है कौन है, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, देखो वेयर, व्हेन, वाई। अब कभी आप मुझसे ये भी पूछना कमेंट बॉक्स में, अगर पूछना हो कि रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब पोजीशन की बात, पहले मैंने बताया था अर्थ के हिसाब से एडवर्ब का जो मीनिंग आता है उसके हिसाब से अभी हमने देखा 9 काइंड। अब हम देख रहे हैं एडवर्ब का पोजीशन, यानी कि जो एडवर्ब है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से क्या बनता है मीनिंग। ध्यान देना, उस एडवर्ब को हम सेंटेंस में कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी से संबंधित एडवर्ब जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजली, जनरली, समानतः, सहायक क्रिया के बाद अथवा मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया था। यानी कि कभी भी आपको ऐसे फ्रिक्वेंसी वाले एडवर्ब मिले तो आप हमेशा उसको क्रिया से पहले लिखोगे,
है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात नहीं, आपको बस मेन क्रिया से पहले उसको लगाना है। जैसे आई ही नेवर गोज टू मार्केट, वो कभी मार्केट नहीं जाता है, तो मेन वर्ब क्या है, गोज। गोज से पहले क्या यूज हुआ, नेवर, और नेवर क्या है, कभी नहीं, यानी ये फ्रिक्वेंसी बता रहा है ना, कभी नहीं। यू ऑलवेज, तुम हमेशा, स्पीक ट्रूथ, तुम हमेशा सच बोलते हो। स्पीक पहले आपको ढूंढना होगा वर्ब, फिर वर्ब के पहले आपको जस्ट पहले आपको लगा देना है कोई भी एडवर्ब फ्रिक्वेंसी जो आपको लगाना है वो। ये आपको कब काम आएगा पता है, पंक्चुएशन में काम आता है और जब आपको सेंटेंस मेकिंग में काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसीलिए कई टीचर आप बहुत फोर्स करके समझाते हैं, 2-2 3-3 महीने समझाते हैं आपको, इसीलिए समझाते हैं क्योंकि भाई अगर ये समझ में आ गया तो आपको सेंटेंस मेकिंग समझ में आ जाएगा, कम से कम इंग्लिश वाला, ठीक। फिर आपको टेंस समझ में आएगा, जैसे ही आपको टेंस समझ में आ गया आपको ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। फिर आप एक्टिव पैसिव समझ सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन समझ सकते हो, और ये आप अगर बेसिक समझ गए तो आप क्लास 10th की क्लास आराम से निकाल सकते हो ग्रामर की। हाँ, रूल रेगुलेशन याद करना होगा। अब देखिए इस प्रकार ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, जस्ट आदि एडवर्ब भी सहायक क्रिया के बाद या मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसे वाक्य, ऐसे वर्ड जो फ्रिक्वेंसी बताते हैं क्रिया की, उसको हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, क्रिया से पहले। जैसे ही हैज़ जस्ट कम हियर, वो अभी जस्ट आया है। ही आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले से यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग समानता क्रिया के बाद किया जाता है, ध्यान दो। वेल, फास्ट, हैवीली, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, कामली। कामली मतलब बहुत ही शांति से। अब आप सुनो, कभी कभी हम गलती करते हैं, हम बोलते हैं ही स्लोली स्पीक, गलत है, ही स्पीक स्लोली होगा, ठीक। लिखा है ही स्पीक्स हिंदी वेल एग्जाम्पल में, तो वेल क्या है, ये बता रहा है तरीका, बोलने का तरीका, तो बोलने का तरीका बता रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि इसको हमें कहाँ लगाना है, क्रिया के बाद। इट इज़ रेनिंग हैवीली, बारिश हो रही है तेज, तो क्रिया का तरीका क्या है, बारिश होने का क्रिया क्या है, बहुत तेज है। ऐसे बाकी एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। तीसरा, ऐसे शब्द जो स्थान या समय की सूचना देते हैं, ध्यान दो, स्थान या समय की सूचना देते हैं, वे वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर क्रिया है तो क्रिया के बाद, अगर क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे शी विल गो देयर, वो वहाँ पर जाएगी, इसीलिए हम हमेशा यस्टरडे, टुमारो को हमेशा आखिरी में यूज़ करते हैं, ठीक, इसी यही कारण है। ही विल कम हियर, वो यहाँ पर आएगा, यही कारण है। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों का प्रयोग होना है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको प्लेस और टाइम दोनों एडवर्ब वाले मिल जा रहे हैं तो पहले आप प्लेस वाला लिखोगे फिर टाइम वाला। जैसे ही केम हियर यस्टरडे, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ही केम यस्टरडे हियर, गलत हो जाएगा, ही केम हियर यस्टरडे, ठीक। सेकेंड, यू विल गो देयर टुमारो, तुम वहाँ जाओगे कल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको थोड़ा ध्यान से समझकर पढ़ना होगा। एडवर्ब इनफ का प्रयोग इस शब्द उस शब्द के बाद किया जाता है जिसको वह मॉडिफाई कर रहा है, यानी जिस शब्द को मॉडिफाई, जिस शब्द की वो विशेषता बता रहा है, चाहे वो एडवर्ब की बता रहा है, वो खुद एडवर्ब की बता रहा है, या एडजेक्टिव की बता रहा है, या क्रिया की, उसके बाद हमें उसका यूज़ करते हैं। जैसे वॉज द बॉक्स बिग इनफ, क्या जो बॉक्स था वो बड़ा पर्याप्त था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो बिग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या यूज हुआ, इनफ। ही वॉज प्लीज्ड इनफ, वह प्रसन्न था काफ़ी हद तक, टू हेल्प मी, है ना। तो वो पर्याप्त तरीके से वो खुश था मुझे हेल्प करके, क्लियर हुआ। हैव टू या यूज टू का प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनके पहले किया जाता है। अगर कभी कहीं आपको हैव टू या यूज टू का प्रयोग करने को मिल गया, ठीक, तो हमेशा अगर आपको ऑफन या ऑलवेज लगाना है तो आप कुछ भी लगाना, कोई भी आपको एडवर्ब लगाना है तो आप उसके पहले लगाओगे। आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं मुझे प्रायः जाना होता है स्कूल बस के द्वारा, यानी बस से। दूसरा, ही ऑलवेज यूज टू कम हियर इन द मॉर्निंग, वह हमेशा आया करता था यहाँ मॉर्निंग में, ठीक। यहाँ आप चेक कर लो, हियर पहले आया है और इन द मॉर्निंग बाद में आया है। निम्नलिखित एडवर्ब साथ साथ
एंड से जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको एंड के साथ यूज करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ऐसे बोलते हैं ना, अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार। बाय एंड बाई मतलब धीरे धीरे, बाय एंड बाई मतलब होता है धीरे धीरे। नाउ एंड देन यानी अब और तब, अर्थात वो पूरा समय, अब से लेकर तब तक का समय को हम बोलते हैं नाउ एंड देन। ऑफ एंड ऑन यानी बंद और चालू, ठीक है, अर्थात पूरी समय। टू एंड फ्रो मतलब अभी से लेकर दूर तक, ठीक। वी शुड रीड रामचरितमानस अगेन एंड अगेन, हमें पढ़ना चाहिए रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? ये किताब है, ये किसने लिखी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। अगेन एंड अगेन, बार बार। ही विल रिकवर हिज हेल्थ बाय एंड बाय, वो अपना हेल्थ सही कर लेगा, रिकवर कर लेगा। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। आई इन्फॉर्म्ड हिम नाउ एंड देन, मैं उसे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। नाउ एंड देन मतलब हमेशा, यहाँ मतलब नाउ एंड देन मतलब क्या है? हमेशा। ये देखो ध्यान से, फिर से इसका यूज़ हम करते हैं नॉर्मली आखिरी में। अगर कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस है वर्ड में तो उसको जोड़ देंगे, अदरवाइज इसको आखिरी में यूज करते हैं वर्ब के आखिरी में, ठीक। या ऑब्जेक्ट के आखिरी में बोल सकते हैं। ही इज़ वॉकिंग, वह चलता है। टू एंड फ्रो इन द गार्डन, टू एंड फ्रो मतलब बड़े इधर उधर वो चलता रहता है, इधर उधर वो चलता रहता है गार्डन में। एक्सरसाइज नंबर 16 देखने जा रहे हैं। लिखा है इंसर्ट द गिवन एडवर्ब इन देयर सुटेबल प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑलवेज, तो आपको यहाँ ऑलवेज लिखना है। आप अपने हिसाब से सोचो कहाँ लिखना है। क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक। नेवर आपको लिखना है तो कहेगा शी नेवर टेल्स अ लाई, ठीक। बहुत सिंपल है, बाकी ऐसे आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 17, पॉइंट आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडवर्ब इसमें पॉइंट आउट करना है अपने हिसाब से, ठीक, मतलब ढूंढना है। ही इज़ मच बेटर दैन ही वॉज, इसमें मच होगा। ही समटाइम्स स्टे विथ मी इन दिस टाउन, सम टाइम होगा, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप, चाहे आप उसको अलग से लिख सकते हो। इसे आपको बाकी सब भी एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको अपने हिसाब से इसको सूट करके, जब आपको लगता है कि यहाँ सही पड़ेगा, वो एडवर्ब आपको लिखना है। आई कांट अंडरस्टैंड ही डिसओबेड मी, आई कांट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझता, वाई ही डिसओबेड मी, वो मुझे क्यों, डिसओबेड मतलब होता है अपमान करता है या मेरी आज्ञा नहीं मानता है, ठीक। लाइट ट्रेवल्स देन साउंड, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक, आप बोल सकते हो। या स्लोवर भी बोल सकते हो। द डैश वी लीव द प्लेस द बेटर इट इज, ठीक है। द अर्ली वी लीव या द अर्ली वी लीव द प्लेस मतलब जितना जल्दी हम इसको घर को छोड़ देंगे या इस जगह को छोड़ देंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। ऐसे आपको बाकी एक्सरसाइज भी मतलब एडिटिंग करना है। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, तो ये लीजिए प्रीपोजिशन आ गया। लिखा है प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ये ठीक ऐसे ही मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे के साथ आ रहा है। मान लो कोई एक व्यक्ति है जो अपने भाई के साथ आ रहा है, ठीक, और भाई के साथ आ तो रहा है लेकिन वो कि अपने पापा के बारे में बता रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई एक वर्ड आएगा जो किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करेगा या उसका संबंध बताएगा उस नाउन प्रोनाउन से, ठीक। तो ठीक ऐसे मान लो कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई दो व्यक्ति आ रहे हैं सामने से, एक तीसरा व्यक्ति सामने से आ रहा है। तो जो दो व्यक्ति है, ठीक है, एक मान लो एक का नाम राम है, एक का नाम करण है, और जो सामने से आ रहा है उसका नाम पवन है, ठीक है। तो करण कह रहा है कि भाई देखो पवन और जो करण है, तो जाने दो, नाम में कंफ्यूज जाओगे, छोड़ जाने दो, ठीक। हम नाम वाला छोड़ते हैं, हम यही समझाते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी हो गया इसलिए। तो ऐसा समझो कि नाउन के साथ कोई एक शब्द आ रहा है और वो शब्द किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को जोड़ दे रहा है उस नाउन के साथ जिसके साथ वो आया है, ठीक। क्लियर हो गया? अगर फिर भी डाउट हो मैं फिर समझा रहा हूँ कि नाउन प्रोनाउन के साथ कोई एक शब्द आएगा जो किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताएगा, ठीक।
तो वो नाम वाला छोड़ दो, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, नाम थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था। लिखा है जैसे एग्जांपल, द कैट रन्स आफ्टर द रैट। अब देखो रैट, द रैट से पहले क्या है, आफ्टर। तो अब देखो आफ्टर जो वर्ड है ये आया है द रैट के साथ, लेकिन ये संबंध किसके साथ बता रहा है, कैट के साथ। यानी कैट और रैट के बीच में जो संबंध जताया जा रहा है वो किसके द्वारा जताया जा रहा है, आफ्टर के द्वारा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, तो दिल्ली के साथ क्या आया है, टू। तो ये टू जो आया है वो टू किसको जोड़ रहा है, आई को जोड़ रहा है दिल्ली से, है ना, यही जोड़ रहा है ना, आई को किससे जोड़ रहा है, दिल्ली से। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अगर हम वर्ब को छोड़ दे तो टू जोड़ रहा है ना। टू जोड़ रहा है या टू संबंध बता रहा है, जोड़ना नहीं कह सकते, संबंध बताना कह सकते हैं, संबंध बता रहा है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली का संबंध आई से कौन बता रहा है, टू बता रहा है। ठीक वैसे ही तीसरा, शी इज सिटिंग इन द रूम, द रूम और शी, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, इन बता रहा है ना। लिखा है उपयुक्त वाक्यों में आफ्टर, टू, इन शब्द प्रिपोजिशन है और रैट, दिल्ली, रूम संज्ञाओं के साथ प्रयोग होकर इनका संबंध वाक्य अन्य नाउन से प्रकट कर रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regarding to something else। किसी और चीज़ को लेकर कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ आने वाला वह शब्द जो किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के या पर्सन के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। मुख्य बात है, प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है। यहाँ देखो ध्यान देना मेरी बात, कह तो रहा है जोड़ता है, लेकिन यहाँ वो जोड़ना मतलब देखो एक सिंपल चीज़ होती है, वो मुझसे अपना संबंध जोड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ रिलेशन होता है। एक होता है जोड़ना सिंपल, मान लो कोई दो टूटा हुआ लकड़ी उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो टूटे हुए लकड़ी को जोड़ना और दो संबंध को जोड़ना, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ संबंध जोड़ने की बात हो रही है, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आगे आपको कंजंक्शन आएगा और कंजंक्शन में भी जोड़ने वाला बात होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ पहले से ही। जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, फोर्थ पार्ट, उसमें कंजंक्शन आएगा तो उसमें आप देखोगे वहाँ भी जोड़ने की बात होगी, लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ संबंध जोड़ने की बात हो रही है, ध्यान देना, संबंध। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, देखो तो काउ और फील्ड इन दोनों को कौन संबंधित कर रहा है, जोड़ रहा है, संबंध के मामले में इन जोड़ रहा है, मतलब इन संबंध के मामले में बता रहा है कि इसका संबंध है। यहाँ इन द्वारा काउ और फील्ड का संबंध बताया जा रहा है, जो मैंने आपको भी समझाया। सेकंड, प्रीपोजिशन नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ता है, जैसे ही इज फाउंड ऑफ आइसक्रीम, यहाँ फाउंड और आइसक्रीम का संबंध ऑफ द्वारा बताया गया है। प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से जोड़ता है, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, संबंध नहीं बताने की बात हो रही है, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, जो जोड़ देता है। तो आपने हमेशा नॉर्मली देखा होगा वर्ब के साथ आता है, जैसे गोइंग टू, है ना, आपने सुना होगा, टॉकिंग टू आपने सुना होगा, टॉकिंग नहीं सेइंग टू आपने सुना होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए तीसरा, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, तो यहाँ संबंध तो वो कैट से बता रहा है, लेकिन जोड़ किसके साथ आ रहा है, जम्प्ड के साथ। ध्यान देना, जो ओ एफ एफ है वो ऑफ, ये संबंध बता रहा है चेयर का कैट से, लेकिन ये जुड़ किससे रहा है, जम्प्ड से, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ कैट का संबंध जम्प्ड से ऑफ द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने कहा कैट का जो संबंध है वो चेयर से है, ठीक है, और इसको दिखाया जा रहा है जम्प्ड को जोड़कर ऑफ से, ठीक। प्रीपोजिशन के दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि एक प्रीपोजिशन हो और उसका असर दो ऑब्जेक्ट पे हो, जैसे द रोड रन ओवर हिल एंड प्लेन, जो रोड है वो रन करता है, यानी जो रोड है वो चलता है, अर्थात रोड जो है वो पहाड़ से लेकर प्लेन तक है, इसका मतलब ये है, ठीक। प्रीपोजिशन पांचवा, अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले या कभी कभी उसके बाद भी आता है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट से पहले ही आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हो, कभी कभी प्रीपोजिशन बाद में भी आता है। हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वो घड़ी है जो तुमने पूछी थी या जो तुम पूछ रहे थे, ठीक है। फॉर, के लिए, इसका हिंदी क्या होता है, के लिए। यहाँ आप देख सकते हो
वॉच का संबंध यू से दिखाया जा रहा है फॉर के द्वारा। ठीक, थोड़ा दूर दूर है लेकिन संबंध दिखाया जा रहा है। वॉट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रही है, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना। वो इसका आंसर क्या होगा, मान लो आई एम लुकिंग एट एट द स्काई, मैं स्काई को देख रहा हूँ। तो देखो यू और स्काई दोनों कौन जोड़ रहा है, एट जोड़ रहा है। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ स्काई का, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप लिखा काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ऑफ, ऑन, आउट, ढेर सारे जो इतना आपको दिख रहे हैं ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है, जो एक एक वर्ड वाले हैं। इसको बोलते हैं एक एक वर्ड, जो एक वर्ड से बनते हैं उनको सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, दिस द बुक इज ऑन द टेबल, आई केम फ्रॉम आगरा, यू आर इन द रूम, केम टू मी, शी इज गोइंग टू अलीगढ़ बाई ट्रेन। ठीक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो सिंगल वर्ड का है, एक वर्ड का है, और कैसे वो किसी नाउन के साथ आ रहा है या किसी प्रोनाउन के साथ आ रहा है और किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से संबंध बता रहा है। ठीक, डबल और कंपाउंड प्रीपोजिशन, पहले हमने सिंपल देखा, आप देख रहे हैं डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये वे प्रीपोजिशन है जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे प्रीफिक्स जोड़ने पर बनते हैं। ध्यान दो, प्रीफिक्स इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले और फिक्स मतलब जोड़ना, तो जो पहले जुड़ जाए, जैसे यूजली। ठीक है, तो यूजली ए इक्वल टू एन और बी इक्वल टू वाई। नॉर्मली अगर कहीं पर ए यूज हुआ है किसी भी नाउन एडजेक्टिव से पहले, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मतलब होता है एक। और अगर बी वाई बी ई जुड़ा है मतलब बाई, जैसे अबाउट। ठीक है, ए बी, अब आओ, अबाउट, देखो आउट एक वर्ड होता है, उसमें ए बी जुड़ गया, अबाउट हो गया। अबव, ठीक है, अब बोलोगे अबव में क्या है, अक्रॉस, अबव, अबव, अलोंग, लॉन्ग एक वर्ड उसमें ए जुड़ गया, क्रॉस एक वर्ड है उसमें ए जुड़ गया, बोव एक वर्ड होता है इसमें ए जुड़ गया, एमिस्ट, सॉरी अमिडिस्ट, मिडिस्ट एक वर्ड होता है उसमें ए जुड़ गया, अमंग, मॉन्ग एक वर्ड होता है उसमें ए जुड़ गया, मॉन्गेस्ट ये भी एक वर्ड होता है इसमें ए जुड़ गया। ऐसे आपको राउंड एक वर्ड होता है उसमें ए जोड़ दिया हमने। ठीक, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। और देखो, आप देख लो बियॉन्ड, ठीक, इनसाइड, साइड एक वर्ड होता है उसमें हमने इन जोड़ दिया, आउटसाइड सेम वैसे ही, अंडरनीथ, ठीक, तो नीथ एक वर्ड है उसमें हमने अंडर जोड़ दिया, विद इन, विद एक वर्ड है, इन अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक, प्रीपोजिशन बन गया, विदाउट। तो ऐसे कई सारे मिल जाएंगे जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले जुड़कर वो क्या बन जाते हैं, प्रीपोजिशन बन जाते हैं, या दो प्रीपोजिशन मिलकर कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाते हैं। ध्यान देना, या तो वो नाउन के पहले ए या बी जुड़ जाते हैं, एडजेक्टिव से पहले जुड़ सकते हैं, एडवर्ब से पहले जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि वो खुद प्रीपोजिशन से पहले भी जुड़ सकते हैं, जैसे विद इन, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, इनसाइड। अब देखो, फ्रेज प्रीपोजिशन, यह शब्दों के दो समूह हैं जिनका सिंगल प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग होता है, यानी कि ये दो शब्द हो सकते हैं अलग अलग, 3 शब्द हो सकते हैं, 4 शब्द हो सकते हैं, 5 शब्द हो सकते हैं, नॉर्मली 2-3 शब्द ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो एक होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से, अलॉन्ग विथ मेरे साथ, बिकॉज ऑफ के कारण मतलब इस चीज़ के कारण, ऐसे कई सारे होते हैं। बाय मीन्स ऑफ इसका मतलब ये है, बाय रीजन ऑफ इसका कारण ये है, ऐसे। ठीक, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ मतलब समय के साथ, ही सॉ हिज मिस्टेक उसने अपनी गलती देखी, ही पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, ऑन बिहाफ मतलब के कैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैं इनके बदले आया हूँ या इनकी ओर से आया हूँ, तो भाई ऑन बिहाफ मतलब किसी की ओर से, तो उसने पार्टिसिपेट किया, भाग किया अपने देश की ओर से। ठीक, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा हटाने के लिए, ही एक्सेप्टेड 3000 ऐसे। ठीक, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, ठीक, या बहस। तो यहाँ आप देख सकते हो
प्रिपोजिशन क्या है, फ्रेज में आया है, मतलब 2-3 वर्ड के साथ आया है। इसमें इन, ऑफ, टू ये सब भी आ सकता है, ठीक। और ये मिलाकर फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज मतलब ये होता है 2 या 3 या 4 शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ दे, उसे फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज प्रिपोजिशन जब कोई मतलब कि 3-4 शब्दों का वह समूह जिसमें कोई ना कोई एक प्रिपोजिशन जरूर हो और वो अर्थ दे, उसे हम फ्रेज प्रिपोजिशन कहते हैं। पार्टिसिपल प्रिपोजिशन किसे बोलते हैं, वो प्रिपोजिशन जो वर्ब से बनकर बने। बेरिंग, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सपेक्टिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ये सब क्या है, ये वर्ब होते हैं। इसको हम पार्टिसिपल प्रिपोजिशन बनाए थे। जैसे बेरिंग एक्सीडेंट, द मेल विल अराइव टुमारो, ठीक है। बेरिंग एक्सीडेंट मतलब गलती से एक्सीडेंट हो गया, मतलब गलती से एक दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, और जो मेल है, जो मैसेज है, जो ईमेल वाला होता है, वो कल जाएगा। लिखा है कंसर्निंग यस्टरडेज फायर, कल की आग की चिंता लेकर। ध्यान दो, चिंता करना क्रिया होता है, लेकिन चिंता को लेकर, यह कंसर्निंग यस्टरडेज फायर, ठीक। देयर आर मेनी र्यूमर इन द बाजार, बाजार में बहुत सारे र्यूमर है, मतलब अफवाह है, कल की आग की चिंता को लेकर। तो यहाँ देखो जो कंसर्निंग आया वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, फायर के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो ऐसे प्रिपोजिशन क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। ध्यान दो, यहाँ लिखा है उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पता तो मैं बाद में बता दूंगा आपको कभी, किंतु यहाँ इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से है, यानी एकदम आज़ादी तरीके से। जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रिपोजिशन बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एडवर्ब और प्रिपोजिशन दोनों तरह होता है। मतलब उसका यूज़ हम एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं और प्रिपोजिशन की तरह दोनों कर सकते हैं। ये शब्द एडवर्ब की तरह प्राय वाक्य के अंत में और प्रिपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं। आप यहाँ अंतर देख लो। एज एडवर्ब ही हैज़ कम इन, अब देखो इन मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो कम इन क्रिया की विशेषता क्या है कि वो अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये तो एडवर्ब हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये देखो प्रिपोजिशन में ही इज़ इन द रूम, वह रूम में है। तो ही और रूम दोनों का संबंध क्या है कि वो में है, अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए इन का मतलब प्रिपोजिशन के रूप में आ रहा है। लेकिन यहाँ आप इधर साइड देखो, एडवर्ब साइड, तो यहाँ देखो क्रिया है, इसलिए इसका अर्थ किसके साथ आ रहा है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक वैसे ही आपको दूसरा एग्जांपल, लेट अस मूव इन, चलो मूव इन मतलब चलो अंदर की ओर मूव करें। द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ देखो कोई क्रिया है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मुख्य क्रिया नहीं है, मतलब एक्शन वाला क्रिया नहीं है। तो टेबल नाउन, पेन नाउन, इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है, इज़ ऑन, दो वर्ड है लेकिन यहाँ अभी इज से मतलब है, ठीक। वो प्रिपोजिशन की तरह काम कर रहा है। लिखा है वैसे मैं आपको बता दूं गलती यहाँ हो गई है प्रिंटिंग में, मैं बता रहा हूँ गलती क्या हुई, मैंने भी थोड़ा गलत बोल दिया। सेकंड वाले में लिखा है लेट अस मूव ऑन होना चाहिए, गलती ये हुई है, ठीक। लेट अस मूव ऑन होना चाहिए, प्रिंटिंग में ये गलती हो गई है, मुझसे भी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। मैं कंटिन्यूसली थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। लेट अस मूव ऑन होना चाहिए, वहाँ पर गलती से इन लिखा हुआ है, और इधर देखेंगे प्रिपोजिशन में तो जो बोल्ड लिखा हुआ है इस पर, वो ऑन पे होना चाहिए, ठीक। वो कहाँ होना चाहिए, ऑन पे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई। लिखा है द पेन इज ऑन, तो जो मेन वर्ड है प्रिपोजिशन वो ऑन है, इज नहीं है, ऑन है। द टेबल, तो टेबल और पेन को कौन संबंध बता रहा है, ऑन, ठीक है। वो जल्दीबाजी मुझसे गलती हो गई, मैं इस पर बोल दिया, उसके लिए सॉरी। लिखा विद्यार्थियों को इस तरह का प्रयोग सावधानिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्लियरेंस मिलता है कि भाई यहाँ यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा हमें यह भी देखना होगा कि एक प्रिपोजिशन का प्रयोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार का होता है। यानी एक प्रिपोजिशन का जो वर्ड है, जैसे इन को ही ले लो, तो इनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। केवल प्रयोग को देखकर प्रिपोजिशन का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर किस प्रकार होता है। जैसे द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, जो सूरज है वो चमक रहा है
आकाश में। द प्यून स्टूड बिफोर द ऑफिस गेट। जो पियून है मतलब जो चपरासी है वो ऑफिस गेट के सामने खड़ा है। बिफोर मतलब होता है सामने, ठीक है, पीछे मतलब होता है, लेकिन यहाँ मतलब है सामने। शी केम फ्रॉम द टाउन, वह टाउन से आई है। ही वेंट टूवर्ड द रिवर, वह रिवर की ओर गया। ऐसे आप बाकी एग्जाम्पल लिखना। उपयुक्त धारणों में प्रयुक्त प्रिपोजिशन रिलेशनशिप इन स्पेस, जगह में रिलेशन बता रहा है, जगह। जैसे देखो, इन ये जगह बता रहा है, बिफोर ये भी एक जगह के बारे में बता रहा है ना। बिफोर मतलब पहले, ये समय बताता है। लेकिन जब हम इसी बिफोर का यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए तो हम सामने बोलते हैं, ठीक है, इसका अर्थ बदल जाता है। अगर बिफोर का यूज़ समय के लिए करना होता है तो हम पहले बोलते हैं, लेकिन इसी बिफोर का यूज़ अगर हमें जगह के लिए करना होता है हम सामने बोलते हैं। फ्रॉम, अगर से हमें समय के साथ बोलना हो तो बोलते ना सुबह से लेकर शाम तक, ठीक। लेकिन यहाँ जगह के लिए है। फ्रॉम टाउन, टाउन एक जगह है, तो जो फ्रॉम आया है वो जगह के लिए आया है। टूवर्ड, की ओर, ठीक है। अप, ऊपर, कहाँ पर, ट्री पर, तो ट्री कोई जगह है वहाँ पर। इनटू द रिवर, रिवर कोई एक जगह है जहाँ पर पानी बह रहा है ना, तो वहाँ पर। टू माई ऑफिस, ऑफिस भी कहाँ है, कहीं पर है ना, कोई किसी जगह पर है ना, तो टू माई ऑफिस। यहाँ टू का मतलब, टू का यूज़ किया जा रहा है स्पेस यानी जगह के साथ। अब देखो, ही केम एट 10, वह 10 बजे आया। तो यहाँ जो एट का यूज़ हुआ है किसके लिए आया है, समय के लिए। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। जो ईयर क्या होता है वो समय को दर्शाता है। अर्थात अभी आपने देखा जो पहला इन यूज़ हुआ था वो जगह को दिखा रहा था, और जो अभी इन यूज़ हुआ है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है समय को। यहीं पे बुक वाला जो बुक है वो समझाना चाह रहा है आपको कि ऐसे कई सारे प्रिपोजिशन मिल जाएंगे आपको जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। उपयोग उदाहरण प्रिपोजिशन के प्रयोग द्वारा रिलेशनशिप इन टाइम स्पष्ट करते हैं। सी, निम्नलिखित उदाहरणों में एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी, मैं इसको फिर से आराम से बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटलिटी प्रदर्शित की गई है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, वह दिल्ली ट्रेन से गया। तो देखो, बाय यूज हुआ ट्रेन के लिए, डू यूज हुआ दिल्ली के लिए। द राधा कट हर फिंगर विथ अ नाइफ, राधा ने नाइफ से उसका चाकू से उसका फिंगर काटा। अब देखो, ट्रेन द्वारा, एजेंसी मतलब किसी के द्वारा। तो जब हम कोई ऐसा चीज़ हम जब कोई ऐसा प्रिपोजिशन यूज करते हैं जो किसी के द्वारा यूज़ होने के कारण यूज हुआ है, किसी वस्तु के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, तो हम उसको एजेंसी बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, देखो यहाँ देखो, दिल्ली वो गया है लेकिन कैसे गया है, ट्रेन से गया है। फिंगर कटा हुआ है उसका, लेकिन किससे कटा हुआ है, नाइफ से। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, जो घर तबाह हुआ है किससे तबाह हुआ, फायर, आग से, किसी के द्वारा हुआ है, ठीक है। ही सोल्ड हिज हाउस एट रामपुर, उसने ये घर रामपुर पर बेच दिया। ये तो चौथा एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है, चौथा एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ है, अदरवाइज बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। डी, इन उदाहरणों में रिलेशनशिप शोइंग मैनर प्रदर्शित करता है। मैनर मतलब किस तरीके से वो संबंध बता रहा है, ध्यान देना, संबंध बता रहा है किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। ही हैज़ लर्न हिज लेसन बाय हार्ट, बाय हार्ट मतलब होता है रट्टा मारना वैसे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो वह उसने लर्न किया लेसन बाय हार्ट, मैनर तरीका कैसा है, रट्टा मारकर। द सोल्जर फॉट विथ करेज, करेज मतलब साहस, नाउन है। नाउन से पहले क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है जो सोल्जर के लिए आ रहा है कि सोल्जर ने शाबाशी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तो यहाँ विथ यूज हुआ है वो क्या हो रहा है, वो शाबाशी को दिखा रहा है, ठीक है। तरीके गलती हो गया, वो बहादुरी को दिखा रहा है, ठीक। द टीम हैज़ वॉन विथ ईज, टीम बहुत आसानी से जीत गई, आसानी से जीत लिया। तो यहाँ जो तरीका है
ठीक है, वो तरीका कैसा है, बहुत आसानी से है। तो ये यूज़ तो प्रीपोजिशन की तरह हो रहा है, लेकिन जो इसका तरीका है वो क्रिया डिसाइड करता है। ठीक, तो यहाँ ये बात ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर मैनर वाले में और एजेंट वाले में। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर से पूछिएगा, मैं कभी स्पेशली एजेंट और ये मैनर वाला अलग से बता दूंगा, या सिर्फ काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन नाम से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वहाँ आपको एकदम डिटेल में ढेर सारे एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, यहाँ बस इतना समझिए कि जो वर्ड यूज हो रहा है वो मैनर को दिखा रहा है। ठीक है, और ये संबंध तो बता रहा है नाउन या प्रोनाउन से, लेकिन ये मैनर को दिखा रहा है। ठीक, ये ध्यान जरूरी है। रिलेशनशिप शोइंग पर्पस, कारण, जैसे द ही लेबर्ड, उसने मेहनत किया, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की भलाई के लिए उसने मेहनत किया। राजा डाइड ऑफ फीवर, राजा बुखार से मर गया। तो पर्पस क्या था, कारण क्या था? ठीक है, तो राजा के मरने का कारण क्या था? बुखार। मेहनत करने का कारण क्या था? इंसानियत। ठीक है, महात्मा गांधी डिड एवरीथिंग फॉर आवर गुड। महात्मा गांधी ने बहुत बहुत सब कुछ किया हमारे लिए। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ किया किसके लिए? हमारे लिए। तो इन सब वर्ड्स में जब प्रीपोजिशन यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप शोइंग पर्पस, इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। पोजीशन मतलब हक जताना। ठीक, देयर वॉज नो मनी बाय मी, या हक जताना, या किसी का बोलते हैं ना, इसके द्वारा होना, इसका हक होना। तो देयर वॉज नो मनी बाय मी, मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं था। तो यहाँ हक जताया जा रहा है कि भाई पैसा मेरे द्वारा नहीं था। द बॉय विथ रेड हेयर इज़ माई कजिन, जो वो लड़का जिसका जो बाल है वो लाल है, वो मेरा भाई है। तो जो लाल बाल है उसका अधिकार किसके पर है? भाई पर है, ब्रदर पे है। ठीक, नाउन पे है, इसलिए इसको पोजीशन भी कहते हैं। पोजीशन मतलब भी होता है हक या ओनरशिप रखना, स्वामित्व रखना। जी, रिलेशनशिप शोइंग मेजर, रेट, स्टैंडर्ड, वैल्यू। यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू यानी माप कि किस स्तर पर हुआ है, कैसा हुआ है, वो भी अगर हम वहाँ पर भी अगर प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए वो यहाँ पे बता रहा है। ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%, वो इंटरेस्ट में यानी ब्याज वो लेता है 9% पर। यानी अगर 100 रुपये आप उससे लोन ले रहे हो तो जब उसको आप उसको लौटाओगे 109 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उसका पैसा और 9 रुपये इंटरेस्ट। ठीक, स्टोरी लाइक दीज मस्ट बी टेकन एट वॉट दे आर वर्थ, ऐसी कहानियाँ बाहर आनी चाहिए या लेनी चाहिए जैसी वो वर्थ है, यानी जैसी वो लायक है। ठीक, इसमें आप देख रहे हो कि उसका स्टैंडर्ड बता रहा है कि भाई किस स्टैंडर्ड का वो है। अब लिखा है क्लोथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, जो क्लोथ है वो यार्ड में बिका, यानी यार्ड समझते हो? जैसे कई लोग बोलते हैं मीटर में कपड़ा खरीदते हैं, बोलते हैं भाई कि मीटर कपड़ा दे दो हम उसको सिलवा देंगे। ठीक, तो वही यार्ड में कपड़ा खरीदना। यार्ड भी क्या है? मेजरमेंट है ना, तो मेज़र वही आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड, मेज़र, वैल्यू, रेट, तो ये इसका मीनिंग देते हुए अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि इसका यूज़ कैसे हुआ है। ठीक, अब करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, अब ये क्या होता है ये समझिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलत प्रीपोजिशन यूज़ कर देते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर ये होगा, लेकिन रियल में उसका कुछ और होता है। कुछ प्रीपोजिशन अर्थ में एक से होते हैं किंतु उनके प्रयोग में अंतर होता है। ऐसे प्रीपोजिशन निम्नलिखित हैं, जैसे पहला एट तथा इन। क्या लिखा है? एट छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयोग होता है, यानी कि कोई छोटा स्थान, कोई छोटा जगह है उसके लिए हम एट यूज करेंगे। और या तो कोई बहुत बड़ा जगह है और वहाँ पे एक छोटा सा जगह है, मतलब उस बड़ी जगह से छोटा जगह है, उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। और इन हम बड़े स्थानों के लिए या देशों के लिए यूज करते हैं, देश। ठीक है, जैसे आई लिव इन इंडिया, एट इंडिया कभी आपने नहीं सुना होगा, इन इंडिया आपने सुना होगा। दूसरा आपको यहाँ बुक में एग्जाम्पल दिख रहा है, सुरेश लिव्स इन कोलकाता। कोलकाता बड़ा जगह है, बड़ा शहर है, तो सुरेश कोलकाता में रहता है। और आई वॉज बॉर्न एट रामपुर, रामपुर मान लो छोटा सा गांव होगा तो लिखा है कि मैं रामपुर में पैदा हुआ था। हिंदी में दोनों में बोलते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में यूँ थोड़ा अलग होता है। अब क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इन तथा एट, और इनटू का प्रयोग स्थायी वस्तु के लिए थिंग एट रेस्ट मतलब जो स्थिर है, जो रुका हुआ है, किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग डायरेक्शन और इनटू का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है, गलती हो गया उसको। सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा, जो उसने लिखा है डार्क में इन एंड एट, और जो इनटू लिखा है वो इनटू नहीं होगा, वहाँ सिर्फ इन होगा। ठीक है, तो बहुत मिसप्रिंट हो गया है बुक में। अगर आपके बुक में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ उसमें गलती है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, इनटू नहीं होगा, इन होगा। जैसा पहले वाला प्रीपोजिशन वाला गलती हो गया, तो वैसे यहाँ पे भी गलती हो गया है कि इनटू लिख दिया, वहाँ इन होगा। यानी इन का प्रयोग हम करते हैं किसी स्थायी चीज़ के लिए, है ना, और इनटू का प्रयोग करते हैं कोई गतिशील चीज़ के लिए, और एट का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ इन बेड, वो बेड में है, अर्थात वो जो बेड है वो स्थिर होगा, रुका होगा, बेड तो घूम तो नहीं रहा होगा, गतिशील नहीं होगा, वो स्थिर होगा, तो इसलिए इन लगा है। ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, वह क्लास के टॉप पर है। अब देखो ध्यान से, टॉप क्या है, वो क्या है, टॉप जो है वो एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। बेड दिशा नहीं है, लेकिन टॉप एक दिशा है। तो एट का यूज़ हम दिशा के लिए भी करते हैं, और इन का यूज़ हम करते हैं किसी एक स्थिर चीज़ के लिए, और इनटू का प्रयोग करते हैं कोई गतिशील चीज़ के लिए। देखा, जैसे अभी आपको दिखेगा तीसरा एग्जाम्पल, क्या लिखा है, द बॉय फेल इनटू द वेल, जो लड़का है वो गिरा वेल में, तो कुएं में गिरा, तो कुएं में वो गतिशील होकर गिरा ना, रुक कर तो नहीं गिरा होगा, कुआं तो स्थिर है, लेकिन जो वो है, लड़का है, वो तो गतिशील है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें दो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उनमें से अगर दोनों स्थिर हैं तभी इन लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक अस्थिर यानी गतिशील कोई भी है, चाहे वो मान लो पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, हम इनटू लगाएंगे। जैसे आप यहाँ देख लो, द बॉय फेल इनटू द वेल, वेल तो स्थिर होगा, वेल तो एक ही जगह होगा, लेकिन बॉय लड़का जो है वो तो फेल है, वो गिर रहा है, यानी वो गतिशील है ना। तो अब समझ में आएगा इनटू कहाँ लगाते हैं। इनटू का एक और मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, मतलब बाहर से अंदर जाते हुए, तो हम इनटू लगा सकते हैं, गतिशील है तो। इन एंड आफ्टर, अब देखिए, इन भविष्य काल की अवधि बताता है या काम कुछ समय में होगा, तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है कि यह कार्य कितने समय बाद होगा। जैसे राजा विल बी कमिंग इन अ कपल ऑफ आवर, राजा कुछ घंटों में, कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ घंटों में राजा आ रहा होगा। और बी में देखो, आई शैल गो आफ्टर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा। तो यहाँ देखो इन का यूज़ किया गया भविष्य में, लेकिन भविष्य में ये बता रहा है कि वो जो समय अवधि है, कपल ऑफ आवर्स कुछ घंटे, कपल आवर मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये अवधि है ना, ये समय अंतराल है ना, बता रहा है कि इतने समय अंतराल में ये चीज़ हो जाएगा। जबकि दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है आफ्टर का, कि ये बता रहा है कि ये कितने समय बाद होगा, ये अंतराल नहीं बता रहा है, ये समय अंतराल के बाद बता रहा है कि ये ऐसे होगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना। तो इन यूज करते हैं समय अंतराल के अंदर के लिए, और आफ्टर यूज करते हैं समय अंतराल के बाद के लिए। अब देखिए चौथा, ऑन एंड अपॉन, इन दोनों का यूज कैसे होता है। का प्रयोग स्थायी चीज़ों के लिए होता है, इसका प्रयोग ऑन का, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए होता है। जैसे ही सेट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा है। ठीक है, दोनों का हिंदी पर होता है, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। जैसे ही, वो भी स्थिर है ना, वो बैठ गया तो स्थिर हो गया, और चेयर वो भी स्थिर ही होगा। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, स्प्रैंग मतलब छलांग लगाना, तो टेबल के ऊपर उसने छलांग लगाया, तो टेबल तो स्थिर है, लेकिन जो कैट है, बिल्ली है, वो तो गतिशील है क्योंकि उसने छलांग लगाई है, इसलिए यहाँ पे अपॉन लगा है। अगर वो वहाँ पर बैठी होती, गतिशील नहीं होती, तो हम ऑन लगाते, लेकिन क्योंकि वो गतिशील है और इसका हिंदी मतलब पर आ रहा है, इसलिए हम अपॉन लगाएंगे। ठीक, अब लिखा है बिहाइंड तथा आफ्टर में, बिहाइंड स्थान यानी प्लेस की ओर संकेत करता है, और आफ्टर समय की ओर संकेत करता है। दोनों का मतलब यही होता है कि मतलब इसका सिंपल यूज़ हम देखते हैं कैसे करना है। लिखा है, फिर से पढ़ते हैं पांचवा, बिहाइंड तथा आफ्टर में
बिहाइंड स्थान की ओर संकेत करता है और आफ्टर समय की ओर संकेत करता है। जैसे द शॉप इज बिहाइंड द वॉल, जो शॉप है, जो दुकान है वो दीवार के पीछे है। राजू विल कम होम आफ्टर 2 आवर, राजू 2 घंटे बाद कहाँ आएगा, घर आएगा। ठीक, समय बता रहा है ना, आफ्टर मतलब समय। टिल एंड टू, टिल का प्रयोग समय तथा टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है। जैसे माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock, मेरी जो सिस्टर है वो सोई थी 7 बजे तक। दूसरा, छठवें का दूसरा, आई वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मैं चला स्ट्रीट के अंत तक। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे। बाय एंड विथ, देखो बाय का यूज़ कई तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है अलग अलग कैसे यूज़ करना है। कभी कभी हम बाय और विथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किसका यूज़ करना है तो वो देखिए। टिल और टू में कंफ्यूज होते हैं, लेटर बिहाइंड और आफ्टर में कंफ्यूज होते हैं, ऑन अपॉन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक वैसे ही सातवां बताने जा रहा हूँ, बाय एंड विथ। बाय कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले प्रयोग होता है, और विथ का प्रयोग किसी यंत्र या अर्थात टूल के लिए होता है। यानी किसी यंत्र द्वारा कोई काम हो रहा है तो हम विथ लगाएंगे, और किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो हम बाय लगाएंगे। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय सीता, जो पत्र है वो लिखा गया सीता द्वारा, तो यहाँ बाय लगेगा। और अगर विथ किसके साथ लगेगा, राजा किल्ड द स्नेक विथ अ स्वॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ विथ लगेगा क्योंकि ये तलवार से उसने मारा। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि किसके साथ क्या लगता है, बाई किसके साथ लगता है, व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए बोल सकते हैं, जानवरों के लिए, और औजारों के लिए के साथ हम विथ का यूज करते हैं। ठीक, आठवां, बिसाइड तथा बिसाइड्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड निकट के लिए होता है, यानी देखो स्पेलिंग देख लो, अंतर सिर्फ इतना है कि जो दूसरा वाला बिसाइड है उसमें एस जुड़ गया है, तो वो बिसाइड जिसमें एस नहीं जुड़ा होता है उसका मतलब होता है निकट में, मतलब पास में। और जो दूसरा बिसाइड है इसका मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा। जैसे माई हाउस इज बिसाइड योर्स, मेरा घर तुम्हारे बगल में है। ठीक, यानी तुम्हारे बगल में था, तुम्हारे घर के बगल में है। दूसरा, बिसाइड टी ही ड्रैंक कॉफ़ी, चाय के बजाय या चाय के अतिरिक्त, चाय के अलावा उसने कॉफ़ी पी, यानी उसने कॉफ़ी, चाय तो पी, उसके अलावा उसने कॉफ़ी भी पी। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन दो चीज़ों के लगाया जाता है, दो चीज़ों के लिए लगाया जाता है, और अमंग दो से अधिक चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल आपको पता है पहले से, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बिलो एंड अंडर, बिलो किसी स्थिति का ज्ञान कराता है तथा अंडर किसी नीचे की वस्तु का ज्ञान कराता है। जैसे स्थिति, कि वो किस स्थिति में, जैसे ही वॉज हिट बिलो द नी, वह मारा गया है या उसे मारा नी, यानी घुटनों के नीचे। तो ये स्थिति बता रहा है कि भाई जो वो मारा गया है वो कहाँ मारा गया है। अब दूसरा बता रहा है कि वो स्थान, वो वस्तु जो है वो किसी चीज़ के नीचे है। ठीक है, अब देखो घुटने के नीचे आपका तो पैर होता है, लेकिन पैर के नीचे, यानी जो पैर आपका जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके नीचे कुछ है तो हम अंडर लगाएंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैं इतना आपको ऐसे बता रहा हूँ। जैसे आप मान लो कि आप अपना आप खड़े हो जाओ, अब देखो आपके घुटने के नीचे क्या है, आपके घुटने के नीचे आपका जो बाकी बचा हुआ पैर है, तो वो बिलो उसके लिए यूज होगा। लेकिन अंडर किसके लिए यूज होगा, अंडर इसके लिए यूज होगा जब आपका पूरा पैर ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म मतलब कि जब आप पूरा पैर आपका पूरा नाप लोगे, नापने के बाद मान लो आप कहीं बैठे हुए हो, आपका पैर उठा हुआ है, तो आपके पैर जहाँ उठा हुआ है उसके नीचे मान लो कि एक छोटा सा मान लो कि कोई गेंद रखी हुई है आपके पैर के नीचे। ठीक है, तो आप बिलो नहीं बोलोगे, अंडर बोलोगे। द बॉल इज अंडर माई लेग, यानी जो मेरा बॉल है वो मेरे पैर के नीचे है। क्लियर हो गया इतना। बिलो नहीं बोल सकते हैं। बिलो कब बोलोगे, मान लो कि आपका जो पैंट है वो नीचे से फटा हुआ है, घुटने के नीचे से, बोलोगे माई पैंट इज टियर्ड, ठीक है, बिलो माई नी, मेरे नी से नीचे जो मेरा पैंट है वो फटा हुआ है। अब समझ में आ गया आप दोनों में अंतर। 11, सिंस फॉर फ्रॉम, अगर आप 10th पढ़े होगे आपको पता होगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सिंस यूज किया जाता है किसी भी एग्जैक्ट समय के लिए, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 4 बजे, 5 बजे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, संडे, मंडे, 2004, 2020,
2004 2020 नवंबर जनवरी, ये सब जो एग्जैक्ट मतलब किसी तारीख का या किसी समय का हम जब जिक्र करते हैं एग्जैक्ट समय का, तो हम सिंस लगाते हैं। तो उन तीनों का हिंदी मतलब होता है से, लेकिन इसका यूज़ अलग अलग होता है। फॉर किसके लिए लगाते हैं? जब हम किसी समय अंतराल की बात करते हैं, ध्यान समझना, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 5 साल, 100 साल, 20 साल, 1000 साल। तो यानी जब हम समय अंतराल की बात करते हैं और उसका हिंदी में अगर हमें से लगाना है तो हम फॉर लगाएंगे। और जब हम एग्जैक्ट किसी समय की बात करते हैं, चाहे वो सुबह की हो, चाहे दोपहर की हो, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे मान लो मैं बोल रहा हूँ जनवरी, मैं बोल रहा हूँ अगस्त, मैं बोल रहा हूँ 2015, तब हम एग्जैक्ट समय बता रहा हूँ मैं, वो तब हम सिंस लगाएंगे। और फ्रॉम कब लगाते हैं? फ्रॉम जब किसी एक बिंदु से कोई बात बताई जाती है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम फ्रॉम लगाते हैं। ही विल बिगिन हिज बिजनेस फ्रॉम अक्टूबर 10, वह 10 तारीख से अपना काम शुरू करेगा। तो जो समय है, जब वो समय एग्जैक्ट बिंदु से बताया जाए, एग्जैक्ट पॉइंट से कि भाई इस समय इस तारीख से ये होगा, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाते हैं। ठीक। स्पेशल प्रीपोजिशन। अब स्पेशल प्रीपोजिशन क्या होता है? देन बट। वैसे तो कंजंक्शन है, देन जो है वो क्या है? वो कंजंक्शन है, लेकिन प्रीपोजिशन का कार्य भी करता है। जैसे आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 3 रुपीज़ फॉर दिस बैग। मैं 3 रुपये से कम मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता इस बैग का। मान लो कोई दुकानदार है, वो बोल रहा है भाई अभी मैं 3 रुपये से ज़्यादा, 3 रुपये से कम मैं इस बैग का नहीं ले सकता। तो यहाँ जो देन यूज हुआ है किसके लिए आया है? उस 3 रुपीज़ के लिए आया है और आई के लिए आया है। आई और 3 रुपीज़ का संबंध कौन बता रहा है? देन बता रहा है। नॉर्मली देन क्या होता है? कंपेयर के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ देन जो है वो प्रीपोजिशन की तरह काम आ रहा है, क्योंकि वो नाउन से पहले आकर नाउन एक प्रोनाउन आई को जोड़ने का संबंध बता रहा है 3 रुपये से, इसलिए। बट यह भी कंजंक्शन है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग करने पर एक्सेप्ट अर्थात विद द एक्सेप्शन ऑफ के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कोई नहीं पर बहादुर, कोई नहीं पर बहादुर, फेयर मतलब न्याय का हकदार है, ये मतलब है। ऑल इज लॉस्ट बट नॉट ऑनर। सब कुछ खो गया पर सम्मान नहीं। क्लियर। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 90। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको अपने हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से आपका प्रीपोजिशन इसमें भरना है। मोहन इज अशेम्ड ऑफ हिज फॉली। फॉली मतलब गलती, अपनी गलती का मोहन शर्मिंदा है। आई हैव नो एक्सक्यूज टू कमिंग लेट। घर आने के लिए या लेट आने के लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज़, कोई कारण नहीं है, कोई बहाना नहीं है। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना नॉर्मली होता है, ऐसे आप बाकी सब भी यूज़ कर सकते हो। बताइए मुझे। एक्सरसाइज नंबर 20। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेम जैसा 19 था वैसा 20 है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक। अब लिखा है वर्ड फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मतलब अभी समझाता हूँ। लिखा है प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज बहुत मुश्किल है। कुछ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल के बाद विशेष प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे ही डाइड विथ, बाय, थ्रू, ऑन अकाउंट ऑफ फीवर। इसमें से कोई सही नहीं है, बस ऑफ सही है। ठीक है। कई लोग विथ लगाते हैं, कई लोग बाय लगाते हैं, कई लोग थ्रू लगाते हैं, कई लोग ऑन अकाउंट ऑफ लगाते हैं, जो गलत है। सही क्या है? सिर्फ ऑफ। ही डाइड ऑफ फीवर, तो ये आपको एग्जैक्ट रूल पता होना चाहिए। ही इज सिक ऑफ, बाय, ऑन अकाउंट ऑफ फीवर। कई लोग लगाते हैं, नॉर्मली कई लोग बाय लगाते हैं, जो गलत है, विथ लगाना चाहिए। ही इज सिक विथ फीवर, वो बीमार है बुखार से। आपकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए प्रीपोजिशन का आवश्यक और उचित प्रयोग नीचे दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा कि भाई इसको ऐसे यूज़ करना है, क्योंकि भाई इसको आपको एग्जैक्ट ये कोई रूल नहीं बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एकदम याद करने होंगे, इनका यूज़ ऐसे ही होता है। ठीक। तो आप देख सकते हो, कहीं पे कोई डाउट परेशानी है आप इसका फ़ोटो खींच लो, मतलब स्क्रीनशॉट कर लो इसको आप, और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो।
ठीक है, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, मैं रीड करके बता दे रहा हूँ बस कौन कैसे कैसे लिखा है। पहला, जौनपुर इज फेमस फॉर इट्स परफ्यूम। सेकेंड, द गोट सबसिस्ट ऑन द कोसेस्ट ऑफ फूड। तीसरा, आदिल शाह वॉज फाउंड ऑफ आर्किटेक्चर। इन फोर्थ, इंडिया इज अ नोबल gorgeous land teeming with natural wealth. Fifth, in the classical age, the ideal life of Brahman was divided into 4 stages. Sixth, it has been raining since morning. Satwa, the House of Commons was then almost inaccessible to stranger. Eighth, Athwa, ambition does not always conduce मतलब होता है टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। नाइन्थ, द ट्रू जेंटलमैन इज कॉटियस एंड अफेबल टू हिज नेबर। कॉटियस मतलब वही थोड़ा मतलब सज्जन या सहज बोलते हैं। 10th, फ्रीडम इज समटाइम लायबल टू अश्योरेंस। 11, कैमल्स आर पेक्युलरली अडॉप्टेड टू लाइफ इन द डेजर्ट। पेक्युलरली मतलब भाई मजबूरन। 12, the income derived from the ownership of land is commonly called rent. जो किसी ओनर के लैंड के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसे हम रेंट कहते हैं। 13, अशोका although tolerant of compelling creed was personally an adherent Buddhist. 14, the holy tree is associated with scenes of goodwill and rejoicing. अगर इसमें से किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा तो मुझसे वो भी पूछ सकते हो आप, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। लिखने का तरीका क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे सर जो ये एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन वाला था उसमें से मुझे जो पहला सेंटेंस है वो नहीं आ रहा है, मान लो आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो बोलो सर मुझे दूसरा नहीं आ रहा है, तो मैं अगर कमेंट बॉक्स में बताने लायक रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे पूरा यहाँ 1500 मैं पूरा नहीं रीड कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है इसलिए। पोजीशन ऑफ प्रिपोजिशन कि भाई प्रिपोजिशन का यूज़ कहाँ कैसे करना है। लिखा है प्रिपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। पुरानी परिभाषा की दृष्टि से प्रिपोजिशन का स्थान नाउन प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, पर मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रीपोजिशन का स्थान नाउन प्रोनाउन के बाद रखता है, जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ। जैसे हु आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। हु आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, तो ये मॉडर्न तरीका है। सेकेंड, रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लोप होने पर मतलब ऑब्जेक्ट ना होने पर। द बॉय यू आर लुकिंग एट इज माई ब्रदर, यहाँ कॉमा लगा है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, ये वह बुक है जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक, के बारे में। तीसरा, निम्नलिखित क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे द कैट एंटर्ड द रूम, ठीक। Second, the B, he reached the station. C, please answer my question. D, she attacked me violently. E, he resembled his brother. तो ये जो आप 5 देख रहे हो ये सब वर्ब, इन वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। और रही बात एक्सरसाइज की, तो देखिए एक्सरसाइज का एग्ज़ाम आप खुद करिए, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। बस आपको बताता रहा हूँ, मैक्सिमम में प्रीपोजिशन ही भरने को आएगा। बस जो पहला वाला है उसमें बोल रहा है कि भाई आप इसको सेंटेंस को करेक्ट कर दो, ठीक। दूसरे वाले में देखो प्रीपोजिशन ही भरने को आ रहा है। तीसरे वाले में प्रीपोजिशन 23, 24 में प्रीपोजिशन, 25 में प्रीपोजिशन, 26, 27, 28 में भी प्रीपोजिशन पूछ रहा है, 29 में भी प्रीपोजिशन पूछ रहा है। फिर कंजंक्शन आ गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक पूरा पूछ रहा है, किसी में ऑप्शन दिया है, किसी में ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप इसको करिए, कहीं पे डाउट परेशानी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे एक्सरसाइज नंबर 29 का ये नहीं आ रहा है, पर साथ में प्लीज़ वो सेंटेंस लिख देना, क्योंकि मैं हमेशा बुक लेके तो नहीं बैठा रहता हूँ
कि भाई ये सेंटेंस का ये वाला पार्ट है, या वीडियो में ओपन करके पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जाके मुझे याद नहीं है कि मैं किस पॉइंट पे कौन सा पढ़ाया हूँ। इसलिए प्लीज़ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो प्लीज़ वो सेंटेंस ज़रूर लिख दीजिएगा, सर ये सेंटेंस है और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बताइए, ठीक है ना। इस तरीके से पूछेंगे तो बता दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देख लिया, पर चिंता मत करिए, कल लास्ट में पार्ट में डालने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ज़रूर देखिएगा। कहीं पे कोई डाउट परेशानी है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।